इधर युद्ध खड़ा होता जा रहा था। उसकी तादाद ज्यादा थी। जल्दी राज, चेतन और अरुंधति थकने लगे, लेकिन जल्दी उन तीनों की तलवारों के आगे किसी की ही नहीं चली। वे लोग एक के बाद एक जमीन पर गिरने लगे। उन लोगों में से 2-3 लोग ही बचे थे। उनमें से एक नकाबपोश ने दूसरे नकाबपोश को इशारा किया। दूसरा नकाबपोश तेजी से उस कमरे में से दस्तावेज लेकर निकल गया। अरुंधति लड़ने में व्यस्त थी, तभी उसे अपनी गर्दन के पास कुछ चुभता हुआ महसूस हुआ, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान न देकर वह युद्ध में घिरी रही। दूसरा आदमी कुछ पल रुक कर अरुंधति को रहस्यमयी मुस्कान के साथ देखा और दूसरी पल उस कमरे से दस्तावेज लेकर निकल गया। अब केवल एक ही व्यक्ति बचा था। चेतन और राज ने उस पर काबू कर लिया और उसे बांधकर उस कमरे से बाहर लेकर निकल गई। अरुंधति बार बार अपनी गर्दन को मसल रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था उसे किस चीज की चुभन महसूस हुई। हो सकता है किसी कीड़े ने काटा। उसने एक बार अपने हाथ से अपनी नस को जांचने लगी। उसने जैसे ही अपने शरीर में कोई बदलाव या किसी तरह की पीड़ा महसूस नहीं हुई। अरुंधति ने इस बात पर खास ध्यान न देकर उस कमरे से बाहर निकल गई। बाहर आकर उसने देखा कि उसके सिपाही मूर्छित अवस्था में इधर उधर जमीन पर गिरे पड़े। राज बाहर निकलते ही एक सीटी बजाई। के सीटी बजाते ही बहुत सारे काले कपड़े पहने हुए लोग आंगन में कूद पड़े। राजा बिना ढील दिए अरुंधति का हाथ पकड़ा और उसे लेकर आगे चलने लगा। अरुंधति ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर मूर्छित सिपाही और वह मरे हुए इंसान कुछ ही पल में गायब हो गया। अरुंधति ने हैरानी से राज को देखा। राज का चेहरा बहुत ही गंभीर लग रहा था। चेतन भी उनके पीछे ही चला आ रहा था। दूसरी सभा दरबार लगा हुआ था। आज दरबार में सभी मंत्री और उच्च अधिकारी से सारी सोने की कुर्सियां भरी हुई थी। सिपाही उनके पीछे खड़े हुए थे। एक तरफ जनता खड़ी थी। राज दरबार में कुछ खास होने वाला था। कुछ ही देर में अरुंधति राज के साथ राज दरबार में आती हुई दिखाई दी। के पीछे कुछ सिपाही एक आदमी को बांधे हुए लेकर आ रहे थे। उनके हाथ पीछे से बंधे हुए थे और चेहरे पर काले कपड़े से ढका हुआ था। राजा अपने स्थान पर बैठते हुए गंभीर चेहरे के साथ सामने की तरफ देख रहे थे। राजकुमार राज ने उस आदमी को पकड़कर दरबार में खड़ा कर दिया। उसी के पीछे कुछ सिपाही आकर खड़े हो गए। महाराज, ये व्यक्ति अपने साथियों के साथ कीमती दस्तावेज को चुरा लिया। हम लोगों ने बहुत ही प्रयास किया, लेकिन वह व्यक्ति दस्तावेज लेकर चले गए। राजकुमार राज की बात सुनकर वहां उपस्थित कुछ लोगों के चेहरे चमक उठे जब उन्हें यह पता चला कीमती दस्तावेज चोरी हो चुके हैं। राजा ने इशारे से राज के उसके चेहरे से कपड़ा हटाने को कहा। राज ने आगे बढ़कर उसके चेहरे से कपड़ा हटाए। हाँ तो कहो, किसके कहने पर तुमने इस राज्य में जासूसी करने के लिए आ रहा हो? राजा का चेहरा बहुत ही बुरी तरह से खराब हो गया था। उसकी आंखों से दिख रहा था वह इस बात से कितने ज्यादा क्रोधित हैं। चाहे तो कुछ भी कर लो, मेरे साथ जितना चाहो अत्याचार करो, मेरे ऊपर मैं अपने मालिक से विश्वासघात नहीं कर सकता। उस आदमी ने अपने आप को सिपाहियों से झटके से छुड़ाते हुए कहा। सिपाही ने उसके पीछे से लात मारकर पैर मारे। वह अपने घुटनों के बल बैठ गया। लगता तुम्हें मृत्यु से डर नहीं। राज ने क्रोध से उसके बालों को पकड़कर उसका चेहरा ऊपर की तरफ करते हुए कहा। ये सब हो रहा था वही इस रात दरबार में। उन लोगों के बीच एक व्यक्ति ऐसा था जो दरबार में उस व्यक्ति को घूरे जा रहा था। वही कुछ और वे भी व्यक्ति थे जो डरे हुए सहमे हुए दिख रहे थे। अरुंधति उन लोगों को बड़े गौर से देख रही थी। उसने अपने बड़े चाचा की तरफ देखा तो अपने स्थान पर बैठे हुए पहलू बदल रहे थे। कुछ लोग और भी थे जो चुपके चुपके उसके चाचा को देख रहे थे। राज वह इस तरह नहीं बोलेगा, उसे अच्छी तरह से बुलाओ। राजा ने क्रोधित होकर राजकुमार राज से कहा। राजकुमार राज उसका आदमी की तरह बड़ा और अपनी तलवार उसकी गर्दन पर रखना चाहा। तभी अरुंधति ने चाचा अपने स्थान से उठे और उस व्यक्ति के पास जाकर खड़े हो गए। महाराज, मुझे आज्ञा दीजिए, ऐसे जासूस को तो देखकर ही क्रोध आता। ये कहते हुए उसके चाचा ने अपने घुटनों के बल बैठकर उसकी गर्दन पकड़कर कहने लगे, बताओ तुम्हें किसने भेजा है? तुम किस राज्य से आए हो और वह दस्तावेज लेकर वह आदमी किस राज्य में गया? चाचा उसका गला पकड़े हुए बहुत ही चालाकी से एक नाखून उसके गर्दन में हल्के से ऐसे गड़ा दिया। राजकुमार राज उसके पास आया और उन्हें वहां से उठने को कहने लगा। आप वहां से हटे, महामंत्री से मैं बुलवाऊंगा। राजकुमार राज ने उसकी गर्दन पकड़ ली। तभी राजकुमार राज और सभी को महसूस हुआ तो वह व्यक्ति धीरे धीरे कांप रहा। राजकुमार राज और सभी उसको देखकर आश्चर्यचकित रह गई। इसे क्या हुआ? अभी तो ठीक था। देखते ही देखते वह व्यक्ति जमीन पर गिर कर तड़पने लगा। कुछ ही देर में उसके मुंह से फैना सा झाग सा निकलने लगा। राजकुमारी अरुंधति तेजी से उसके पास बढ़ी और उसके निरीक्षण करने लगी, लेकिन जब तक वह पहुंची बहुत देर हो चुकी थी। उसके शरीर से उसके प्राण निकल चुके थे। राजकुमारी ने निराश होकर राजकुमार राज को देखा और फिर उस व्यक्ति के शरीर को जांचने लगी। शरीर में ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिसे पता चले कि उसको विष दिया गया। उसने घूर कर अपने चाचा को देखा जिसके चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान थी। अरुंधति का क्रोध उसके मात्रा सर पर चढ़ने लगा। उसने एक गहरी सांस ली, खामोशी में जाकर खड़ी होगी। राजा क्रोधित होकर अपने स्थान से उठ खड़े और राजकुमार राज की तरफ देखते हुए कहने लगे, राजकुमार राज, तुम्हें 3 दिन का समय दिया जाता है।
इन 3 दिनों में राजा के गद्दारों को पता लगा और ये किस राजा का जासूस है वह भी पता लगा। ये कहते हुए राजा गुस्से से अपना पहना हुआ लबादा पीछे की तरफ धकेलते हुए तेजी से दरबार से निकल गए। दरबार से उनके निकलते ही सारे रात दरबारी एक एक करके वहां से निकल गए। कुछ सिपाही आकर उस आदमी के मरते हुए शरीर को बाहर ले गए। राजकुमारी गहरी सोच में थी। राजकुमार राज उसके पास आया। कुछ सोच रहे हो? अरुंधति ने गहरी सांस लेते हुए कहा, राजकुमार जितना आसान सब कुछ दिख रहा उतना आसान नहीं है, इसमें बहुत ही ज्यादा गहरा षड्यंत्र है जो अब मुझे समझ में नहीं आ रहा। तुम ठीक कह रही हो। राजकुमार राज उसकी बात पर हाँ में हाँ मिलाते हुए राजकुमारी अरुंधति वहां से जाने लगी। राजकुमार राज उसके पीछे आने लगे। कहाँ जा रही हो? कहाँ जाऊंगी? अपने निवास स्थान पर ही। अरुंधति ने राजकुमार राज को हैरान भरी नजरों से देखते हुए कहा, चलो मैं भी चल रहा हूँ। राजकुमार राज ने उसके हाथों को अपने हाथों में लेते हुए कहा। बड़े ही प्रेम से उसकी तरफ देखने लगा। राजकुमारी अरुंधति ने जल्दी से अपने हाथों को छुड़ाते हुए कहा, आप क्या करेंगे वहां जाकर? मैं उस बालक से मिलना चाहता हूँ। पता नहीं क्यों वह बालक मुझे बहुत ही भाता है। उसके बारे में लगातार सोचता रहता हूँ। राजकुमार राज के चेहरे पर भी एक अनजानी सी भावना दिख रही थी। अरुंधति घबरा गई। वह तेजी से आगे बढ़ने लगी। नहीं, आप मेरे साथ नहीं जाएंगे। जल्द से जल्द राज दरबार से निकलकर अपने निवास स्थान पर जाना चाहती थी। राजकुमार राज ने उसके मनसूबों पर पानी फेर दिया और उसकी कमर पकड़कर अपने पास लगा लिया। राजकुमारी अरुंधति राजकुमार राज की हरकत से हैरान रह गई। उसे हैरत से देखने लगी। राजकुमारी अरुंधति कुछ कह पाती अचानक से बहुत ही जोर से चक्कर आने लगे और वह मूर्छित होकर राजकुमार राज की बाहों में गिर पड़ी। अरुंधति ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों के सामने राजकुमार राज उसका चेहरे पकड़े हुए बिस्तर पर बैठा उसे चिंता भरी नजरों से देख रहा था। अरुंधति ने एक बार अपनी आंखों को बंद किया और फिर धीरे से अपनी आंखें खोलकर इधर उधर देखने लगी। उसने देखा उसके बिस्तर के बगल में राजवैद्य सर झुकाए खड़े थे। अरुंधति ने अपने सर पर हाथ रखते हुए कहा, क्या मैं अपने कमरे में हूँ और क्या समय हुआ? राज ने उसको सहारा देकर बिस्तर पर बैठाते हुए कहा, आप मेरे कमरे में अचानक आप मूर्छित हो गई। क्या आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है? फिर राजवैद्य की तरफ देखते हुए कहने लगे, राजकुमारी कैसे मूर्छित हो गई? अपनी आंख खोलकर इधर उधर देखने लगी। उसने देखा बिस्तर के बगल में राजवैद्य सर झुकाए खड़े थे। अरुंधति ने अपने सर पर हाथ रखते हुए कहा, क्या मैं अपने कमरे में हूँ? क्या समय हुआ? राज ने सहारा देकर बिस्तर पर बैठाते हुए कहा, आप मेरे कमरे में आप अचानक मूर्छित हो गई, कैसे हुई? क्या आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है? फिर राजवैद्य की तरफ देखते हुए कहने लगे, राजकुमारी कैसे मूर्छित हो गई? राजवैद्य ने सिर झुकाते हुए कहा, राजकुमारी का स्वास्थ्य पूरी तरह से ठीक है। शायद इन्हें ज़्यादा कारोबार संभालने की वजह से या ज़्यादा सोचने की वजह से इनका रक्तचाप बढ़ गया था, जिसकी वजह से ये मूर्छित हो गई। राजकुमार राज ने उसकी बातें को सुनकर माथे से लकीरें आ गई और राजकुमारी की तरफ देखकर कहने लगे, आज के बाद आप किसी भी कार्य में भाग नहीं लेंगे, सिर्फ आप विश्राम करेंगे। अरुंधति उसकी बात सुनकर आंख फाड़कर उसे देखने लगी। ये आप क्या कह रहे? राजकुमार, आपको पता आज हम लोग क्या करने वाले हैं? ये कहकर वह चुप हो गई और राजवैद्य की तरफ देखने लगे। राजकुमार ने राजवैद्य को जाने का इशारा किया। राजवैद्य चुपचाप वहां से जाने लगे और बाहर से उनके कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। राजकुमार राज ने झटके से उसे गले लगा लिया और कसकर अपने बाहों में जकड़ लिया। राज ने अरुंधति को ऐसे जकड़ा हुआ था जैसे सांस लेने में भी कठिनाई महसूस होने लगी। उसने राजकुमार राज को हल्का सा धक्का देते हुए कहने लगे, राजकुमार मुझे सांस नहीं आ रही। उसकी बात को सुनकर राज ने उसे धीरे से थोड़ा सा अलग किया। आप चिंता न करें, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। अरुण ने उसके हाथों को अपने हाथों में लेते हुए कहा, बस आप विश्राम करें। राजकुमार राज ने उसे बिस्तर पर लेटाया, लेकिन अरुंधति जल्दी से उसके हाथ को हटाकर बिस्तर पर बैठ गई। राजकुमार राज को हम सबको जाना, आपको पता है ना कि मेरा विश्राम करने का समय नहीं है। अरुंधति राजकुमार राज को समझाते हुए कहने लगी, आप उसकी चिंता न करो, हम सब लोग संभाल लेंगे। राजकुमार ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया। ये देखकर राजकुमार उसकी बात मानने से इनकार कर रहे हैं, वो अपनी जिद पर आ गई। नहीं राजकुमार, अगर आज हम लोग इस अवसर को चूक गए, जरा सी भी किसी चीज़ की त्रुटि हो गई, तो आप जानते हैं उन लोगों को दोबारा पकड़ना आसान नहीं होगा। मैं बाद में भी विश्राम कर सकती हूँ। राजकुमारी अपनी धुन में बोले जा रही। उसने इस बात का ध्यान ही नहीं दिया। राजकुमार उसे किस तरह से देख रहे। राजकुमार की तरह से कोई जवाब न पाकर उसकी तरफ देखने लगे। ऐसे क्या देख रहे हैं? कौन हो तुम? राजकुमार राज की आवाज़ में गंभीरता थी, जैसे वे किसी सत्य की जानना चाह रहे हो। आप क्या कह रहे हैं? मैं और हूँ, अरुंधति ने अंदर से घबराते हुए कहा। तुम अरुंधति नहीं हो, सच बताओ तुम कौन हो? राज ने उसके हाथों को पकड़कर अपनी तरफ खींचा और वह खींचती हुई उसकी गोद में आ गिरी। राजकुमार ने उसकी कमर पर अपने दोनों हाथों को कसकर पकड़ लिया। नहीं, फिर असत्य बोल रही हो, तुम अरुंधति नहीं हो। अरुंधति बहुत ही डरपोक लड़की थी, लेकिन तुम सबसे अलग हो। इस राज्य की किसी भी स्त्री की तरह नहीं लगती और तुम्हारे पास अनोखे यंत्र कहाँ से आते हैं? तुम्हें कैसे पता कि आज ही के दिन राज्य दस्तावेज चुराए जाएंगे? अरुंधति घबराई हुई थी। उसके माथे पर छोटी छोटी पसीने की बूंदें झलक आई। उसने अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, ये आप क्या करें? छोड़े मुझे। राजकुमार राज उसकी बात को न सुनकर उसे और भी कसकर पकड़ लेते हैं।
अरुंधति की सांसें तेज चल रही थी। कुछ ही देर बाद अरुंधति ने देखा कि राजकुमार राज किसी तरह से उसे छोड़ ही नहीं रहा। उसने अपने आप को ढीला छोड़ दिया और हरकतें करना बंद कर दी। कुछ ही देर बाद राज ने अपना चेहरा उसके चेहरे से हटाया। अरुंधति को देखा जिसके माथे पर छोटे छोटे पसीने की बूंदें और चेहरा लाल हो रहा था। से उसकी सुंदरता इसमें और भी ज्यादा निखार कर दिख रही थी। राजकुमार राज ने अपने अंगूठे से उसके होठों पर लगाते हुए कहा, बताइए आप कौन है? पागल हो गई, ये कहते हुए अरुंधति ने उसको एक तरफ धक्का दिया और खुद बिस्तर से उठ गई। राज को उसका धक्का देना पसंद नहीं आया। उसने एक बार फिर उसकी कमर पकड़कर अपनी तरफ खींचा और उसकी गोद में आकर गिर गई। अरुंधति ने एक लंबी सांस ली और उसकी तरफ देखकर कहने लगी, पहले मुझे ठीक से बैठने दो, तभी जवाब दे पाऊंगी। इसकी बात सुनकर राजकुमार राज ने उसे अपने बाहों के गहरे में हिलाकर दिया। राजकुमारी अरुंधति के पास बैठ गई। उन्हें गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं अरुंधति हूँ, फिर असत्य बोल रही हो आप? राजकुमार राज ने उसकी बात सुनने से इनकार कर दिया। पूरी बात सुने अरुंधति ने उसके दोनों हाथों को अपने हाथ में कसकर पकड़ लिया। मैं अरुंधति, जब आपने मुझे एकांतवास में रहने की सजा दी थी उस दौरान मैं बहुत ही ज़्यादा ही अस्वस्थ हो गई थी। मुझे महल के अंदर विष दिया गया था जिससे मेरा शरीर कुरूप हो गया। ये कहते हुए उसने अपने स्थान से अरुंधति उठी और राजकुमार राज के कहने लगी, लेकिन आपने भी मेरे साथ इतना बुरा किया, मेरा खाना पीना बंद करवा दिया, मुझे काफ़ी दिनों तक कि मुझे भोजन नहीं मिला, आप मेरे लिए इतना कठोर क्यों बन गए? राजकुमार राज ये कहते हुए उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। अरुंधति रोकर अपनी यातना बता रही थी। वहीं पर राजकुमार राज आंख फाड़े उसको देख रहे थे। उसका मस्तिष्क सुन्न हो चुका था। ये क्या करिए, मैंने कब भोजन बंद किया, मैंने कब उसका खर्चा बंद किया, मैंने तो खुद उसके खाने पीने का अच्छा इंतजाम किया था। इधर अरुंधति रोते हुए कह रही थी, मैं फिर बीमार पड़ गई और मेरी मृत्यु होगी। उसकी बात सुनकर राजकुमार राज को झटका लगा। वो अपने बिस्तर से उठा और ये क्या कह रही हो? राजकुमार राज के लिए अरुंधति की बात ऐसे नहीं हो रही थी। उसका दिल पीड़ा से फटा जा रहा था। आप यह सोच रहे हैं कि जब मैं मृत्यु को प्राप्त हो गई तो मैं आपके सामने जीवित कैसे खड़ी हूँ? अरुंधति ने अपने चेहरे से आंसुओं को पोंछते हुए कहा, तुम्हारी मृत्यु कैसे हुई? राजकुमार राज के हाथ पैर जैसे प्राण ही निकल गए थे। उसको अरुंधति के दिल का दर्द महसूस हो रहा था। मैंने वही एकांतवास में मृत्यु की आखिरी सांस लिया, लेकिन शायद किसी के अच्छे कर्म थे कि मुझे एक ईश्वर की तरफ से मुझे दोबारा जीवन मिला। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मुझे एक साधु मिले। मेरे कमरे में खड़े थे, उन्होंने मेरा पूरा इलाज किया, उन्होंने मुझे शिक्षा दी, उन्होंने मुझे लड़ना सिखाया। अरुंधति ने सत्य और असत्य को मिलाकर राजकुमार राज को बताना शुरू कर दिया, जहाँ से राजकुमारी अपने धुन में सब बातें बता रही थी। पर राजकुमार राज का दिमाग काम करना बंद कर गया था। वह कैसे कर सकता था? उसे मृत्यु कैसे प्राप्त हो सकती थी? वह अपने बिस्तर से खड़ा होकर रूह को कसकर गला लगा लिया कि आंखों से आंसू गिरने लगे। तुम सत्य बोल रही हो ना? तुम मृत्यु को कैसे प्राप्त हो सकती हो? कहते हुए राजकुमार उसे और कस के गले लगा लिया। अरुंधति ने उसे धक्का दे दिया। आप ही तो थे जिन्होंने मुझे दंड दिया, बिना सच्चाई जाने हुए कि मैंने जो अपराध किया ही नहीं उसका मुझे दंड दिया गया। मैंने कुछ भी बुरा नहीं किया। राजकुमार राजपूत बना हुआ उसे रोते हुए देख रहा था। वह तेजी से आगे बढ़ा, उसके हाथों को पकड़कर अपनी भरी हुई आंखों से कहने लगा, राजकुमारी विश्वास करो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। हाँ, मुझे तुम्हें दंड जरूर दिया था, लेकिन मैंने पूरी सुविधा दी थी जैसे महलों में किसी राजकुमारी को मिलती है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ऐसे कैसे हो सकता है? राजकुमार बेचैन हुआ जा रहा था, उसका दिल फट रहा था। की बात को सुनकर उसे लग रहा था अरुंधति असत्य नहीं बोल रही। उसके चेहरे पर उसकी आंखों में सच झलक रहा था। मैं पता करूंगा। राजकुमार ने क्रोधित होकर अपनी मुट्ठियों को कसते हुए कहा, वो कौन है जिसने मेरी पेट के पीछे ये सब चीज की? मुझे क्षमा करे मेरे प्रिय, मुझे क्षमा करो। ये कहते हुए एक बार फिर राजकुमार ने कसकर अरुंधति को गले लगा लिया। दोनों ही रो रहे थे। तभी बाहर दरवाजे पर खटखटाने की आवाज़ सुनाई देने लगी। दोनों एक दूसरे से अलग हुए और दोनों ही अपने चेहरे से आंसुओं को पूछा, कौन? आ जाओ। इतना कहकर राजकुमार की बात सुनते ही चेतन अंदर की तरफ आया। राजकुमार, पूरी तैयारी हो चुकी है, अब बताइए कब चलना? आज रात को, रात्रि को, जब सभी लोग सो चुके होंगे तभी वे लोगों को अच्छा मौका मिलेगा दस्तावेज के असली अपराधी तक पहुंचने का। राजकुमारी अरुंधति की आंखें जल रही थी और रूह के अंदर की नैना ने कहा, बस चाचा जी, आपका खेल खत्म हो जाएगा। आपने मेरे परिवार पर जितना अत्याचार किया उसका एक एक हिसाब आज होगा। आप नहीं जाएंगे, आप विश्राम करें। राजकुमार राज ने अरुंधति को ले जाने के लिए मना कर दिया। नहीं राजकुमार, मैं अवश्य जाऊंगी। राजकुमारी अरुंधति ने जिद्दी भरे स्वर में कहा। राजकुमार राज बेबस होकर ठंडी सांस भरी उन्होंने अरुंधति के आगे अपने हथियार डाल दिए। रात्रि के समय घने जंगल में जहाँ चारों तरफ जंगली जानवरों की आवाज़ गूंज रही थी, वही 4-5 लोग एक झाड़ी के पीछे छुपे हुए थे। वही आसपास के पेड़ों में कुछ काले कपड़े पहने हुए लोग अपने आप को अच्छी तरह से छुपाए हुए थे। ये लोग कब आएंगे? आधी रात हो चुकी है। उनमें से एक चेतन ने धीरे से रात से आते ही होंगे, जंगल के सिवा कोई और भी ज़्यादा सुरक्षित जगह नहीं हो सकती। अरुंधति ने धीरे से चेतन से कहा। वह इसके पीछे अजय विजय बैठे थे जो अपने मच्छरों को मार रहे थे। ये लोग जल्दी ही आए, मच्छरों ने हमारा बुरा हाल कर दिया है। राजकुमार राज होठों पर उंगली रखते हुए कहा, खामोश रहो, शोर मत करो। जंगल में चांद की रोशनी चारों तरफ फैली हुई थी। काफ़ी समय बीत गया था लेकिन उन लोगों को कुछ भी नहीं पता चल रहा था। अब वे सब निराश हो गए थे।
अरुंधति मायूस होने लगी। अर्श की बायोग्राफी के हिसाब से तो उन लोगों को यही आना चाहिए था। क्या कुछ बदल गया? काफ़ी समय बीत गया लेकिन उन लोगों का पता ही नहीं था। वे सब वापस जाने का विचार करने लगे। अरुंधति अभी भी एक उम्मीद में थी। उसने जाने से इनकार कर दिया। तभी उन्हें कुछ घोड़े की टैपों की आवाज़ सुनाई देने लगी। ये सुनकर उन सभी के कान खड़े हुए। उन्होंने एक दूसरे को इशारा किया और खामोश रहने को कहा। उन लोगों को देखा कि करीबन 20 से 25 लोग काले कपड़े पहने हुए घोड़े पर बैठे हुए उसी स्थान पर आ रहे थे। हाथों में मशाल थी। वे लोग उनकी झाड़ियों से कुछ ही दूरी पर आकर खड़े हो गए। उनको देखकर लग रहा था वे किसी की प्रतीक्षा करें। उन लोगों को ज़्यादा देर प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ी। उन लोगों ने देखा कि सामने की तरफ से कुछ 4-5 लोग घोड़े पर सवार होकर उनकी तरफ आ रहे। उनके हाथों में भी मशाल थी। उन्होंने अपने सामने खड़े घोड़े पर सवार लोगों को देखकर मशाल को 3 दफ़ा अपनी तरफ घुमाया। यह उनके लिए इशारा था कि वे लोग सही लोग हैं। दूसरी तरफ से भी इशारा किया गया। वह सब अपने घोड़ों से नीचे उतरे और एक दूसरे के पास आकर खड़े हो गए। में से पहले आने वाले में से एक आदमी आगे आया और उसने कहा, क्या वह मिल गया तुम्हें? दूसरा आदमी जो अब सबके बाद में आए हुए वहाँ आदमियों से एक आदमी आगे आया, मुझे मिल गया लेकिन पहले तुम्हें अपना वचन भी पूरा करना पड़ेगा जो हमें वचन दिया गया था। बिल्कुल, हमारे राजा अपने वचन से नहीं मुकरते। वह एक बार हमें लक्ष्य प्राप्त हो जाए। उस आदमी ने गंभीर आवाज में कहा। राजकुमार राज उसकी आवाज़ को पहचानने की कोशिश कर रहे थे लेकिन राजकुमारी अरुंधति को उन लोगों की आवाज़ को पहचानने में बहुत ही अच्छी हो चुकी थी। कोई और नहीं, उसके ही चाचा थे और सामने वाला किसी राजा का जासूस। उस आदमी ने अपनी जेब से दस्तावेज निकाले और उस आदमी को देने लगा। राजकुमार राज ने एक जोरदार सीटी बजाई। उसकी सीटी की आवाज़ सुनकर पेड़ों पर छिपे हुए सिपाही नीचे कूद पड़े और पास की झाड़ियों में छिपे हुए लोगों ने अपने तलवारों से उन चारों को घेर लिया। अब लोग घबरा के डर गए। उन्होंने भी जल्दी से अपनी तलवार निकाल ली। इतनी भी क्या जल्दी है दस्तावेज देने की मेरे प्यारे चाचा जी? अरुंधति ने उसे तंज कसते हुए कहा। उसकी आवाज़ सुनकर दस्तावेज देने वाला इंसान आंखें फाड़े हैरत से उसे देख रहा था। तुम यहाँ कैसे? अरुंधति के चाचा कहलाते हुए कह रहे थे। उसकी आंखें फटी थी और दिल तेजी से धड़क रहा था। उन्होंने अपने सामने मौत नजर आ रही थी। राजा आगे आया और उसके हाथों से दस्तावेज छीन लिया। मंत्री, मुझे तो आप पर पहले से ही शक था। इन गतिविधियों में आप ही कहा था। फिर आज उन लोगों को मुड़ते हुए कहा। अब यह देखना कि ये किस राज्य के जासूस हैं इतना आसान नहीं है राजकुमार। उन्होंने अचानक आक्रमण कर दिया। कुछ ही देर में वे जंगल युद्ध का मैदान बन गया। जल्दी दुश्मनों की लाशें जंगल की जमीन पर गिरने लगी। उनके चाचा भी दुश्मनों की तरफ से युद्ध कर रहे थे। जल्द ही अजय विजय ने उन पर काबू पा लिया। उनके साथियों को बंधक बनाकर वापस महल की तरफ बढ़ गए। एक जासूस ने राजकुमार राज को जोरदार धक्का दिया। उसकी कमर की पेटी से दस्तावेज निकलकर तेजी से एक जासूस बचकर वहां से निकल गया। बाकी की लाश जमीन पर पड़ी थी। अरुंधति वहीं पर लाश के पास जमीन पर बैठ गई। उसकी लाश के शरीर को टटोलने लगी। क्या करिए? राजकुमार चेतन ने हफ्ते हुए कहा। उसकी एक बात से खून निकल रहा था। मैं प्रमाण ढूंढ रही हूँ। इसमें कुछ तो मिल ही जाएगा जिससे पता लग सके कि ये किस राज्य के जासूस थे। अरुंधति को पूरी छानबीन करने के बाद किसी के पास कुछ भी नहीं मिला। वह निराश हो उसकी अर्श की बायोग्राफी के हिसाब से दस्तावेज मिलने के कुछ ही दिनों के बाद राज्य पर आक्रमण हो गया था। राज्यों ने मिलकर जौनपुर पर आक्रमण कर दिया जिससे बहुत ही ज़्यादा माल और प्राण की हानि हुई। जल्द ही उन्हें पता लगाना होगा वरना वे आगे मुसीबत में फंस सकते हैं। प्रातःकाल राजदरबार में खचाखच लोगों से भरा हुआ था। अरुंधति और चारों राजकुमार और चेतन एक तरफ सर झुकाए खड़े थे। अरुंधति के पिता राजदरबार के बीच में खड़े हुए अपने भाई को देख रहे थे जो लोहे की बेड़ियों में बंधे हुए सर झुकाए हुए अपने घुटनों के बल बैठे हुए थे। के पीछे काफी लोग इसी हालत में बैठे हुए थे। अरुंधति के पिता के चेहरे पर दुख दिख रहा था। वह उसके भाई थे। उन्होंने रक्त का संबंध था। भले उनकी माता अलग थी लेकिन पिता तो एक थे। पिता का चेहरा क्रोध से लाल हो रहा था। वही रानी रूपवती के चेहरे पर गंभीरता साफ देखी जा रही थी। इन लोगों के होने के बावजूद भी इसका दर्द सन्नाटा था। सिर्फ लोगों की सांस लेने की आवाज़ सुनी जा रही थी। एक मंत्री अपनी जगह से खड़ा हुआ और एक बड़े से पत्थर को निकालकर पढ़ना शुरू किया। महामंत्री पर आरोप लगाए गए हैं। उन्होंने राज्य से गद्दारी की है। उन्होंने अपने राज्य के दस्तावेज दूसरे राज्य को दिया। अपराध राज्य में होने वाले व्यापारी में रिश्वत लेना, गरीबों पर अत्याचार करना साबित हुआ। युद्ध में घायल योद्धाओं को दिए जाने वाली राशि उन्हें न देकर के लाभ के लिए इस्तेमाल किया। उसी के तरह के अन्य बहुत से अपराध महामंत्री के ऊपर लगाए गए। ये सुनकर सब व्यक्ति चुप हो गए। मंत्री अपनी सफाई में आपको कुछ कहना? राजा की आंखें और चेहरा में वह बहुत ही गजब तेज दिख रहा था। देवराय दुखी होकर अपने भाई को देख रहे थे। महामंत्री बिल्कुल शांत थे। वे अपने सर झुकाए हुए अपने घुटनों के बल बैठे थे। उनके चेहरे पर कहीं भी नहीं पता चल रहा था कि वे अपने अपराध के लिए लज्जित हैं। इसके पीछे बैठे लोगों के चेहरे सफ़ेद पड़ चुके थे। उन्हें पता था राज्य से गद्दारी करने का नतीजा मृत्युदंड है। साथ में उनके परिवारों को भी मृत्युदंड दिया जाता था।
अरुंधति बड़े ही गौर से अपने चाचा का चेहरा देख रही थी। उसे कहीं ना कहीं कुछ खटक रहा था, कुछ ही समझ नहीं आ रहा था, कुछ तो ऐसा था जो उससे छूट रहा था। उसने हर्ष की बायोग्राफी याद करने की कोशिश की, ऐसी कौन सी चीज़ है जो छूट रही थी। कोई भी इस स्थिति में होता तो उसके चेहरे पर कुछ तो घबराहट होती। वह उलझन में खड़ी हुई थी, इधर अपनी सोच में डूबी थी। एक के बाद एक व्यक्ति आकर महामंत्री के चारों का विवरण दे रहा था। राजा ने अब सबकी बातें सुना और अपना स्थान से उठते हुए कहा, महामंत्री पर राजद्रोह का अपराध साबित हो गया, इसलिए उनके और उनके पूरे परिवार को मृत्युदंड दिया जाता है।